नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। एक कहावत हम लोगों ने सबने सुनी होगी कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हरिभजन को गए थे ओटन लगे कपास का मतलब ये है कि गए तो थे भगवान की पूजा करने, लेकिन पूजा के लिए एक बत्ती की ज़रूरत पड़ी और उसके लिए गए रुई ढूंढने। रुई का मतलब कपास। कपास के खेत में पहुंच गए तो वहाँ रुई ढूंढने की बजाय, रुई भगवान के भजन के बजाय वहाँ लालच आ गया और वहीं पर कपास खोजने लगे। तो बात यहाँ पर आई थी कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल गईं, दिमाग भी बदल गया। ऐसा ही एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में था। एक सर्विस मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में था। अब उसकी अर्ली हियरिंग के लिए सीजीआई की अदालत में लगाया कि भई उसकी अर्ली हियरिंग, तेज़ी से हियरिंग कर ली जाए ताकि जल्दी से मेरा निपटारा हो जाए। कोरोना के टाइम पर ट्रॉमा में पहुंच गया था, मानसिक स्थिति भी कुछ गड़बड़ थी, सर्विस मैटर है, नौकरी में यही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 2 जजों की बेंच थी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली, दोनों के पास एक सूचना आई कि सिटिंग जज को, जो आपकी कोर्ट है, उस कोर्ट को टेररिस्ट कह देना। अब पता नहीं, ये बात तो खुलकर सामने नहीं आई क्योंकि जितने रिपोर्टें आई और मैं अदालत में था नहीं, इसलिए जितनी रिपोर्टें आईं, किसी भी वेबसाइट ने छापा, उन्होंने कहा कि टेररिस्ट कह देना। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में टेररिस्ट कहा गया। हो सकता है बाहर से कहा गया हो, जिसकी रिकॉर्डिंग करके कोर्ट के सामने आ गई हो। तो कोर्ट से ये कहा गया कि जो हमारी कोर्ट है वो सेम स्टेट से है, मतलब हमारे जजेस सेम स्टेट से हैं जिस स्टेट से मैं आता हूँ, और वो टेररिस्ट टाइप है, ऐसा कह दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि भाई आप अपनी कोर्ट को इस तरह से टेररिस्ट कहते हो। तो उनका जो वकील रिप्रेजेंटेटिव, पहले तो वो पिटीशन इन पर्सन थी, इन पर्सन पिटीशन मतलब वो खुद ही उन्होंने लिखी थी और फाइल की थी। बाद में असिस्टेंस के लिए एक वकील किया। उस वकील ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई। तो कोर्ट ने कहा भाई आप अपने अपने जो क्लाइंट है उसको आपने समझाया क्या? वो अपने कोर्ट को जिसमें उसकी पिटीशंस की सुनवाई है, उसको वो टेररिस्ट कह रहा है। तो वकील साहब ने कहा कि साहब हमने उनका केस लड़ने से मना कर दिया। हमने उनसे कहा कि आपको अपॉलॉजी जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते कोर्ट से, तब तक हम इस मामले में हियरिंग नहीं करवा सकते, मैं इसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता। और उन्होंने साहब माफ़ी मांगी है, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट से अपॉलॉजी मांग रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कुछ दिन जेल में रहोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि अपने कोर्ट को, जिससे आप न्याय मांगने आए हैं, उसको टेररिस्ट करना कितना भारी पड़ता है, उसका मतलब क्या होता है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब अपॉलॉजी मांगी गई और कहा गया, और कोर्ट ने ये अपने ऑर्डर में लिखा, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि जो क्लाइंट है, जो जो पिटीशन इन पर्सन है, वो अपॉलॉजी कर रहा है, वो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन मुझे उसकी माफ़ी पर भरोसा नहीं है कि वो सच में माफ़ी मांग रहा है या कोर्ट की हियरिंग के लिए माफ़ी मांग रहा है। इसलिए मैं रजिस्ट्री को ये आदेश देता हूँ कि आप इसको शो कॉज नोटिस इशू करिए और उस शो कॉज नोटिस से वाकई में इन एफिडेविट ये अपॉलॉजी कोर्ट में लगाए, माफ़ी कोर्ट में मांगे, तो फिर आगे समझ में आएगा कि वाकई में ये क्या चाहता था। इस मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने उसकी जो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन थी, वो एप्लीकेशन भी डिसमिस कर दी, और वो एप्लीकेशन डिसमिस करके उसने पार्टी सी का पहले अपॉलॉजी मांगो लिखित रूप से, और रजिस्ट्री आपको सम्मन शो कॉज नोटिस जारी कर रहा है। और शो कॉज नोटिस का मतलब यहाँ पर यह है, क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट फॉर स्कैंडलाइजिंग जजेस के खिलाफ षड्यंत्र करना या उसके स्कैंडलाइज करना कि वो षड्यंत्रकारी हैं, ऐसा घोषित करना, इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट जारी होता है, और क्यों ना क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई आपके खिलाफ चला दी जाए। ऑनरेबल कोर्ट की इस बात को देखते हुए पार्टी ने तो उस समय माफ़ी मांगी ही, लेकिन कोर्ट ने डिसमिस करते हुए 3 हफ्ते का रिटर्नेबल सम्मन जारी किया है, नोटिस। दूसरी तरफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस एक वक्तव्य दे रहे हैं, और वक्तव्य में ये कह रहे हैं, मजे की बात ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि आपकी जो अदालत है, कोर्ट लोगों के दरबार पहुंचे, लोग कोर्ट के दरबार ना पहुंचे। बड़ी गंभीर बात है, इसके बड़े गंभीर मतलब भी निकाले जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वक्तव्य में ये कहा कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि लोगों के पास न्याय पहुंचे, लोग न्याय मांगने के लिए कोर्ट ना आए, यानी कि कोर्ट पहले से न्याय करके दे। अब ये बात मुझे समझ नहीं आई। ये वक्तव्य अच्छा है, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, लोगों को भा भी सकता है, लोगों को समझ में भी आ सकता है कि भाई कोर्ट कहता है कि हमको न्याय मांगने की जरूरत न पड़े, कोर्ट न्याय दे दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट अपनी तरफ से न्याय देने के लिए बना है या फिर कोर्ट से न्याय मांगा जाए तब न्याय देगा। अब अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए तो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी हुई है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब है कि जो सरकार बनती है, जो कानून बना हुआ है, अब इन तीनों में फ़र्क समझ में आता है तो फिर इसमें वाटर टाइट सेपरेशन आपको समझ में आएगा। पहली बात यह है कि कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट बनी हुई है, संसद। संसद से मतलब किसी पार्टी का प्रभुत्व नहीं। संसद का मतलब जो लोग भी चुनकर आए हैं, वो चाहे निर्दलीय चुनकर आए हों, चाहे वो किसी पार्टी के तहत चुनकर आए हों, या वो कैसे भी चुनकर आए हैं, जो लोग भी चुनकर आए हैं वो कानून बनाने का काम करेंगे। और कानून का प्रस्ताव हो सकता है सरकार रखे, हो सकता है अपोजिशन रखे, हो सकता है प्राइवेट मेंबर भी रख सकता है, हो सकता है वो इंडिविजुअल जो निर्दलीय लड़कर आए वो रखेगा। वो प्रस्ताव पार्लियामेंट में रखा गया, उस पर बहस करवाइए, बहस करवाने के पश्चात उस पर वोटिंग करवाइए। अगर वोटिंग में वो अफर्मेटिव पाया जाता है तो फिर उसका कानून बन जाता है। अब ये जो कानून बना है, कानून के अनुरूप इसका पालन करवाना और इस पर न्याय करना, ये सरकार का काम है। यानी कि जो भी सरकार पार्लियामेंट से बनी होगी, लोकसभा में जिसके पास मेजॉरिटी होगी, जिस प्रधानमंत्री के लिए सहमत बनी गई, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, उसका काम है कि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के माध्यम से, यानी कि मंत्रिपरिषद अपने मातहत अधिकारियों के माध्यम से उसको इंप्लीमेंट करवाए और देश में न्याय हो। ये उनका काम है। अब इस न्याय व्यवस्था में, इस इंप्लीमेंटेशन की व्यवस्था में, इस कार्यपालिका की व्यवस्था में, यानी कि उसके क्रियान्वयन की व्यवस्था में अगर कुछ गड़बड़ होती है और उसमें कुछ चूक रह जाती है, तो फिर इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करने का काम जुडिशरी का है। ये ओरिजिनल फंक्शन है तीनों के। अब जुडिशरी का काम वो है कि जब समाज के अंदर से कोई भी व्यक्ति माननीय न्यायालय आए और वो न्यायालय में आकर ये कहता है कि सरकार के द्वारा किया गया कार्य में मुझे ये सेटिस्फेक्शन नहीं, तो रिट जुरिडिक्शन के माध्यम से माननीय न्यायालय उसको सरकार को बुला सकता है। सरकार का पक्ष सुनने के पश्चात उसका स्ट्रक्चर पास करता है या क्या होना चाहिए ये वो निर्धारित करते हैं। यहाँ सवाल ये आता है कि जब माननीय चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका समाज में पहुंचे, न्याय समाज में पहुंचे, समाज न्याय मांगने हमारे पास ना आए और जुडिशरी न्याय देने के लिए समाज में पहुंचे, तो इसके बड़े लंबे मतलब भी अगर वो स्वच्छ हृदय से कहा जाए तो मतलब ये भी आता है कि भाई छोटी-छोटी अदालतें ग्राम न्यायालय बना दीजिए, नीचे का न्यायालय बना दीजिए, न्यायालय सबकी अप्रोच में हो आसानी से और न्याय सुलभ हो जाए, न्याय महँगा ना हो और कुल मिलाकर अन्याय ना होने पाए। दूसरा इसका मतलब ये भी निकलता है कि कोई न्याय क्यों माँगने आए, तुम सुई मोटो एक्शन लो, यानी कि एग्जीक्यूटिव की पावर को सीधा चैलेंज कर दो। जो समाज में चल रहा है, अब दो लोगों का झगड़ा हुआ, अब दो लोगों के झगड़े में वो कोर्ट में नहीं आना चाहते, आपस में सेटल करना चाहते, तो न्याय देने के लिए कैसे पहुंच जाएंगे? अब अगर दो लोगों के बीच में आर्बिट्रेशन करके वो सॉल्व कर लेते हैं तो न्यायालय न्याय देने के लिए वहां नीचे कैसे पहुंच जाएगा, ये सवाल है। क्रिमिनल सिस्टम में क्राइम के अगेंस्ट में कोई पार्टी अगर क्राइम न बता रही हो तो भाई सीधी सी बात है, क्राइम नहीं बता रही है लेकिन क्राइम हुआ है तो पुलिस उस पर एक्शन लेती है और वो न्यायालय में मामला आता है। तो क्या न्यायालय सीधा जाकर उसमें सुई मोटो एक्शन लेगा, पता करेगा, अपना अपना विंग फैलाएगा, अपना सिस्टम फैलाएगा और ये पता करेगा कि वाकई में क्या है? और तीसरी बात इसमें जो आती है वो ये आती है, क्या सॉवरेन पावर को, सॉवरेंटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेंटी इन द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी थ्रू पार्लियामेंट जो हम बात कहते हैं, उसके ऊपर सुपरसीड भी कर सकता है न्यायालय कि नहीं हम न्याय करेंगे, बिल्कुल मिलिट्री शासन की तरह कि जब पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ हो जाए तो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में मिलिट्री आ जाती है बीच में
और मिलिट्री आकर सब सिस्टम को हैंग कर लेती है। क्या जुडिशरी पूरे सिस्टम को हैंग करने की पावर रखती है कि अगर सही से न्याय नहीं होगा तो हम आकर न्याय करेंगे? मैं उनके इंटेंशन पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, इंटेंशन उनका अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं रिपोर्टिंग पर प्रश्न कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी ये रिपोर्टिंग की है इस तरह की और कहा है कि माननीय चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि न्याय नीचे तक पहुँचे, कोई न्याय माँगने मेरे पास तक ना आए, यानी कि न्यायालय तक ना आए, न्यायालय नीचे पहुँचे। इसके बड़े गंभीर परिणाम और गंभीर बात हो सकती है। इन बातों पर हम सबको विचार करना ही चाहिए। दूसरी तरफ कोर्ट के कंटेम्प्ट का मामला है और कोर्ट के कंटेम्प्ट, कोर्ट को जब उसने टेररिस्ट कह दिया, नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ और कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूशन की इंस्टीट्यूशन को बनाए रखना हमारी ही जिम्मेवारी है। हो सकता है कि न्याय की प्रक्रिया में जो हम सब ने तंत्र बनाया है, उस तंत्र में जजेस भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हों और वो नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हों, क्योंकि तंत्र ऐसा है, नीचे बहुत बड़ी रजिस्ट्री है, बहुत बड़ा सिस्टम है, कोर्ट तक मामला आते-आते बहुत कुछ होता है, दोनों तरफ के वकील हैं, तो बहुत कुछ होता है। केवल हम जजमेंट चूँकि जजेस प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए लगता है कि ये इनका फ़ॉल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा तंत्र इसके लिए ज़िम्मेवार होगा। यानी कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाई के लिए पूरा तंत्र ज़िम्मेदार है, केवल एक अकेला बैठा हुआ जज नहीं। इसलिए जजेस को ऐसा कहना शोभा नहीं देता और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जजेस अगर अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हमारा रोल है कोर्ट में, वो नहीं सँभाल पा रहे हैं, तो न्याय जनता के बीच में कैसे पहुँचे, इसकी मैकेनिज़्म बनाने के लिए अग्रसर होना चाहिए, आगे बढ़कर काम करना चाहिए। केवल वक्तव्य से काम नहीं चलेगा। मैं मानता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस विषय पर ज़रूर न्याय की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। कुछ न्याय तो मैकेनिकल हो सकता है, कुछ न्याय हियरिंग से हो सकता है, कुछ आर्बिट्रेशन से हो सकता है, कुछ जो हमारे पास अर्ध न्यायिक पदाधिकरण हैं, उनमें हो सकता है। उनका कैसे सबका मैकेनिज़्म ऐसा बनाया जाए कि सामूहिक रूप से सबको लाभ दे, इस विषय पर विचार करना ही चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन मैं उनके केवल जो 4 शब्द हैं, उनके जो पब्लिक मीडिया रिपोर्टिंग हुई, उस रिपोर्टिंग के आधार पर ये कहना चाह रहा था कि ये शब्द, ऐसे शब्दों के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, इसलिए जब भी रिपोर्टिंग करें तो थोड़ा ध्यान से करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।